कोर्ट अगर जमानत ना दे तो फिर उसकी अपील कहाँ पे होगी? अब बंदे को तो जमानत चाहिए, तो यही सारी चीज बता रखी है आपकी सीआरपीसी चैप्टर 33 के अंदर। तो सीख लेते हैं भैया सीआरपीसी सेक्शन 439 से लेके 441 ए तक। देखिए क्या कहता है, स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल। स्पेशल पावर है हाई कोर्ट के पास में और सेशन कोर्ट के पास में, किसको लेके? बेल को लेके, कि अगर नीचे वाली कोर्ट किसी को जमानत नहीं देती है तो फिर वो 439 के तहत में एप्लीकेशन लगाओ, या फिर हाई कोर्ट में या फिर सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन लगाओ और फिर जमानत ले जाओ। देखिए भी क्या कहता है, दो तरह की बात कहता है। पहली बात, पहली के अंदर भी दो तरह की बात कहता है, ए और बी। ये कहता है कि अगर किसी पर्सन के ऊपर जो अपराध का अभियोग लगा हुआ है, अपराध के इल्जाम ऐसे लगे हुए हैं, और नीचे वाली कोर्ट ने अगर उसको जमानत नहीं दी, जमानत नहीं दी, तो फिर कहां पे भेजा जाएगा? कस्टडी के अंदर भेजा जाएगा। ठीक है जी, ऐसे कस्टडी के अंदर भेज दिया। अब वो या उसका प्लेटर फड़फड़ाएगा कि हमको जमानत मिले, जमानत मिले, तब ऐसे में एप्लीकेशन लगाते हैं 439 के तहत में, या तो हाई कोर्ट में या फिर सेशन कोर्ट में। अब हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के पास में 439 के तहत में पावर है कि जिस बंदे के ऊपर ऐसे अपराध का अभियोग है और जिसको ऐसे कस्टडी में रखा हुआ है, उसको छोड़ने के ऑर्डर दे सकते हैं कि उसको जमानत पे ऐसे छोड़ा जाए, उस मजिस्ट्रेट कोर्ट को, कि भाई उस बंदे को ऐसे जमानत पे आप लोग ऐसे छोड़ दीजिए। लेकिन अगर उस बंदे के ऊपर जिसको ऐसे कस्टडी में रखा हुआ है, उस वाले अपराध का आरोप है 437(3) के अंदर, जो हमने सीखे थे, क्या सीखे थे? 7 साल से ज्यादा का, या फिर आईपीसी सेक्टर 6 या फिर 16 या फिर 17 के तहत। तब अगर किसी को छोड़ना हो तो 437(3) के अंदर जो शर्तें बताई गई थी, उनको भी साथ में क्या देना पड़ता था, उन शर्तों का पालन अगर वो करेगा तब उसको ऐसे छोड़ा जाएगा। अब वो शर्तें क्या थी, तो सारी चीज मैं आपको सिखा चुका हूँ कि जब भी आपको बुलाया जाएगा आप आओगे, देश छोड़ के नहीं जाओगे, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में टांग नहीं अड़ाओगे, एविडेंस नहीं मिटाओगे, किसी विटनेस को धमकाओगे नहीं, लालच नहीं दो। ये सारी बातें हमने सीख चुके हैं। अगर आपने नहीं सीखी तो जाके 437 आप देख लीजिए। तो ऐसे हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के पास में पावर है कि उस पर्सन को जिसको ऐसे कस्टडी में रखा है, उसको जमानत पे छोड़ने के ऑर्डर दे सकती है, और ये वाले आरोप तब वो शर्तें लगा के उसको जमानत पे छोड़ने के ऐसे ऑर्डर दे सकती है। बी के अंदर ये बात बता दी कि अगर नीचे वाली मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कोई ऐसी शर्त दे रखी है जो उस बंदे से पूरी नहीं हुई, ऐसे हो जाता है ना कि देखो, इससे पहले हमने क्या सीखा था, एक सेक्शन भी हमने इसके लिए सीखा था कि कोर्ट जो उसको शर्तें देगी, जिसको ऐसे जमानत दे रही है, उसको जो शर्तें देगी, उसकी पसंद की शर्तें नहीं देगी, शायद उसको पसंद आए और शायद उसको पसंद ना भी आए, ऐसी शर्तें उसको जो दी जाती है। अब कोर्ट ने इसके ऊपर जो शर्तें लगा दी कि भाई हम आपको जमानत पे छोड़ दें, किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने, पर आपको ये शर्तों का पालन करना पड़ेगा। अब उसको शर्तें भारी लगी, भाई मेरे से तो ये कंडीशन पूरी नहीं होगी, तब ऐसे फिर उसने एप्लीकेशन लगाया हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में कि साहब मैं जमानत चाहता हूँ, लेकिन मैं मजिस्ट्रेट कोर्ट की शर्तें पूरी नहीं कर पाया, इसलिए मेरे को कस्टडी में डाल दिया। तब ऐसे में इनके पास ये भी पावर है कि उस मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जो शर्तें दी थी उसको क्या कर सकते हैं, उसको कैंसिल कर सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको चेंज कर सकते हैं, यानी बदल भी सकते हैं और उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी तेरे को ये शर्त पसंद नहीं आई तो ये, वो बोलते हैं ना कि काले पे धोरा फेर दिया, तो ऐसा कुछ बोलते हैं हमारे हरियाणा में। तो फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, फिर उसको ऐसे जमानत पे ऐसे छोड़ दिया जाएगा, उसकी शर्तों को वो कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के पास में पावर है कि जिसको ऐसे कस्टडी में रखा है उसको जमानत पे ऐसे छोड़ भी सकते हैं, और नीचे वाली कोर्ट ने जो शर्तें लगाई है उन शर्तों को हटा भी सकते हैं और शर्तों को बदल भी सकते हैं। क्लियर जी? लेकिन अगर वहीं पे कोई ऐसा एक्यूज है जिसके मामले का ट्रायल सेशन कोर्ट में ही चलने वाला है, सेशन कोर्ट में ही चलेगा, और सेशन कोर्ट के पास में पावर है जमानत पे छोड़ने की, यानी कि मजिस्ट्रेट कोर्ट तो उसमें जमानत देगा नहीं, यानी किसी बंदे के ऊपर जो ऐसे अपराध का मामला चल रहा है वो सेशन कोर्ट में ही उसका ट्रायल चलेगा, या फिर उसका मामला सेशन कोर्ट में नहीं चलेगा, लेकिन उसका जो मामला है, यानी कि जिस मामले में दोषी है, वो आजीवन कारावास वाला है। तब ऐसे में सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट उस बंदे को जमानत पे छोड़ सकता है। ठीक है, लेकिन पहले उसकी जानकारी किसको देनी पड़ेगी? उसकी जमानत लेने से पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उसकी जानकारी देंगे ये लोग, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट। उस बंदे को जो हम इस बंदे को, एक ऐसे बंदे को जिसकी जमानत हम ले रहे हैं, यानी कि जमानत लेने का मतलब है जमानत लेने के बाद फिर हम इसको जमानत पे छोड़ देंगे, एक ऐसे पर्सन की हम जमानत ले रहे हैं जिसके मामले का ट्रायल सेशन कोर्ट में चलने वाला है, या फिर उसके ऊपर आजीवन कारावास का वो दोषी है। तब ऐसे में पहले उसकी जानकारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दी जाएगी। लेकिन अगर इन लोगों को लगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जानकारी देना जरूरी नहीं है, इतना बड़ा कोई मैटर नहीं है, तो अपने उस रीजन को लिख देंगे कि भैया पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बिना पूछे हमने इस बंदे को जमानत दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बताना इतना ज्यादा जरूरी नहीं था। तब ऐसे में फिर इसको बिना पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पूछे भी, बिना सूचना दिए भी क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे जमानत पे छोड़ सकते हैं। क्लियर जी? पहली बात आई थिंक आपकी क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात ये कहता है कि जिस पर्सन को ऐसे जमानत पे छोड़ रहे हैं उसको कभी भी गिरफ्तार करवा सकते हैं। ये भी हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के पास में क्या है, पावर है। क्लियर होना चाहिए भाई साहब ये सेक्शन, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट हो
तो कमेंट कर दो यार बेझिझक, और पर्सनली अगर कुछ पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। और क्लास अच्छी लग रही है उसको सब्सक्राइब कर लो, आगे शेयर कर दो, नहीं अच्छी लग रही है तो उसको डिसलाइक कर दो, बस सीधी सी सिंपल सी बात। देखिए क्या कहता है, अमाउंट ऑफ बॉन्ड एंड रिडक्शन देयर ऑफ। भाई हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के पास में क्या पावर है कि जो बॉन्ड की जो अमाउंट है उसको भी क्या कर सकते हैं, उसको ये घटा सकते हैं। देखिए भाई दो तरह की बात कहते हैं सेक्शन। पहली बात ये कहता है कि भाई जो बॉन्ड की जो अमाउंट है वो डिसाइड कैसे होती है। पहली चीज तो ये देखिए भाई, मामले को देखते हुए, मामले की परिस्थितियों को देखते हुए बॉन्ड की अमाउंट क्या होती है, डिसाइड होती है। लाइक एक एग्जांपल देता हूं आपको, चोरी का मामला आता है आईपीसी सेक्शन 379 के तहत में। किसी बंदे ने कोई बाइक चुरा ली, बाइक की तकरीबन 50,000 रुपए की, 50,000 रुपए तक की बाइक चुराने का उसके ऊपर क्या था, इल्जाम था। अब मेरे को एक बात बताइए, अब जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उससे जो जमानत की अमाउंट लेगी तकरीबन कितना लेगी अकॉर्डिंग टू यू? अगर आप मजिस्ट्रेट साहब होते तो आप कितना लगाते? क्या 5 लाख लगाते? 5 लाख रुपए का हमको जमानत दी, लगाते? क्यों नहीं लगाते? क्योंकि समझ गए होंगे मामले की परिस्थितियों को देखते हुए मामला सारा 50,000 रुपए का जमानत अमाउंट हम इतने कैसे ले सकते हैं। तो जो मामले की इसको अकॉर्डिंग देखते हुए उतने ही रुपए क्या ली जाती है, ऐसे अमाउंट ऑफ बॉन्ड की जो अमाउंट ऐसे डिसाइड होती है कि मामला क्या है। सीधी सिंपल सी बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। तो पहली बात ये कहता है कि मामले का ऐसे जो बॉन्ड की अमाउंट कैसे डिसाइड होगी, मामले को देखते हुए होगी। दूसरी बात ये कहता है कि अब हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के पास में ये पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने या फिर थाने वालों ने, यानी किसने, एसएचओ साहब ने जो अमाउंट ऑफ बॉन्ड डिसाइड की है उसको क्या कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसको घटा सकते हैं। क्लियर जी? कौन? सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट। तीसरा सेक्शन देखिए क्या कहता है, तीसरा नहीं 441, मतलब आज की क्लास का। ठीक है बाबू? अरे भाई देखिए क्या कहता है, बॉन्ड ऑफ एक्यूज्ड एंड श्योरिटीज। श्योरिटीज मतलब जमानतदार, गारंटर, और एक्यूज मतलब जो है उनका बॉन्ड कैसे लिया जाएगा। सीधी सिंपल सी बात ये कहता है, 4 तरह की बात कहता है। देखिए भाई पहली बात क्या कहता है, पहली बात ये कहता है कि जिस बंदे को ऐसे जमानत पे छोड़ रही है, जमानत पे छोड़ने का मतलब कोई भी पुलिस या फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट किसी भी बंदे को ऐसे जमानत पे छोड़ रही है। जमानत पे छोड़ने का मतलब होता है कि जमानतदार यानी कि किसी गारंटर के थ्रू, या फिर अगर उसको पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ रही है। पर्सनल बॉन्ड मतलब उसके खुद के मुचलके के ऊपर। देखिए 2 तरह की बात होती है, शायद आप इस चीज में हैंग भी हो सकते हो। आपने सुना भी होगा, एक शब्द सुना होगा बॉन्ड, फिर सुना होगा सिक्योरिटी बॉन्ड, फिर सुना होगा पर्सनल बॉन्ड, फिर सुना होगा जमानत। ये होता क्या है, 2 ही चीज होती है, ज्यादा बकवास नहीं होती है। एक होता है सिक्योरिटी बॉन्ड और एक होता है पर्सनल बॉन्ड। पर्सनल बॉन्ड को ही मुचलका बोल देते हैं भाई, ठीक है, यानी कि अपने ही दम पे क्या ले रहा है, कोई अपनी गारंटी ले रहा है कि मैं इतने रुपए की आपको जमानत दे रहा हूँ। मुचलके के अंदर कोई ऐसी अमाउंट नहीं देनी पड़ती, बस अपना गारंटी देनी पड़ती है कि मेरे पास इतने रुपए की प्रॉपर्टी, कोई ऐसे कागजात हैं साथ में, जैसे ट्रैक्टर की आरसी लगा दी, बाइक की आरसी लगा दी कि अगर मैं कल को शर्तें तोड़ता हूँ तो मेरी बाइक को जब्त कर लेना, मेरे ट्रैक्टर को, मेरे कोई जमीन के कागजात हैं उनको ऐसे जब्त कर लेना। पर्सनल बॉन्ड ये होता है। सिक्योरिटी बॉन्ड और जमानत एक ही चीज होती है। सिक्योरिटी बॉन्ड का मतलब है हमारी सिक्योरिटी कोई और दे रहा, कोई और हमारी जमानत दे रहा, हमारा कोई गारंटर है। वो गारंटर क्या करता है, वो गारंटर भी यही करता है कि अपने किसी ट्रैक्टर की, जमीन की, अपनी गाड़ी की, अपनी बाइक की ऐसे आरसी लगा देते हैं, या फिर उसके पास कोई बैंक का एफडी है तो उस एफडी के पेपर लगा देता है कि अगर कल को ये शर्तें तोड़ता है तो जो गारंटर जिसने गारंटी ली उसको भी लपेट दिया जाता है। और कई बार तो गारंटर को भी जेल में लपेट दिया जाता है। खत्म सारी बातें आगे सेक्शन में। तो किसी का जमानतदार बनना भी कई बार बेवकूफी साबित हो सकती है। कैसे हो सकती है वो अगली क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्या कहता है, ये कहता है बॉन्ड ऑफ एक्यूज एंड श्योरिटीज। भाई किसी भी ऐसे एक्यूज का या फिर जमानतदार का ऐसे बॉन्ड जब लेता है कोई भी मजिस्ट्रेट या कोर्ट, तो कैसे लेगा, तो उन शर्तों पे लेगा भाई जो शर्तें उनको देगा उस बंदे को, उस गारंटर को। अगर उसको जमानत पे छोड़ रहे हैं या फिर पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ रहे हैं तो जो शर्तें और जो राशि यानी कि जो अमाउंट मजिस्ट्रेट या पुलिस वाले उसको बताएंगे, और जो गारंटर यानी कि जो श्योरिटीज, भाई 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 श्योरिटी चाहिए, हमको 4 श्योरिटी चाहिए, अगर वो सारी चीजें अगर वो देता है वो पर्सन, तब उसको फिर क्या, तब उसका बॉन्ड ऐसे लिया जाएगा। अगर पुलिस वाले या मजिस्ट्रेट साहब किसी बंदे को ऐसे जमानत पे छोड़ रहे हैं या फिर पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ रहे हैं, तो पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ने से पहले, जमानत पे छोड़ने से पहले उसको वो राशि बताएंगे, भाई इतने अमाउंट की हमको श्योरिटी चाहिए और इतने हमको श्योरिटी चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, इतने तेरे गारंटर लिया, और इस शर्त पे यानी कि इस शर्त पे फिर उसके बॉन्ड को क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। फिर उसको बॉन्ड को लेंगे और साथ में उसको ये भी बता दिया जाएगा कि इस टाइम पे तेरे को कोर्ट के अंदर या फिर थाने वाले अगर जमानत ले रहे तो थाने के अंदर तेरे को हाजिर होना पड़ेगा, और इस टाइम जब तक हम मना ना करें,
भाई हमने कह दिया कि तेरे को हर तीसरे दिन, चौथे दिन, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद तेरे को कोर्ट हाजिर होना, कोर्ट में, थाने में, तो तेरे को हाजिर होना पड़ेगा ही पड़ेगा, जब तक हम मना ना करें। तो ऐसे फिर उसके बॉन्ड को ऐसे एक्सेप्ट किया जाएगा, ऐसे इनसे बॉन्ड लिया जाता है, श्योरिटी से और एक्यूज से। क्लियर जी। दूसरी बात ये कहता है इसी सेक्शन के अंदर कि जमानत के अंदर जो शर्तें दी गई हैं, जमानत के लिए जो शर्तें होती हैं वो बॉन्ड के अंदर भी वो शर्तें लिख दी जाएंगी कि जो जो शर्तें, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 437 के अंदर भी हमने सीखा था, 438 के अंदर भी सीखा था कि भैया ये शर्तें हैं, जमानत देने की हमारी ये शर्तें, तो बॉन्ड के अंदर भी वो शर्तें ले ली जाएंगी कि आप इन शर्तों का पालन करोगे। यही बात पहले पॉइंट में थी, कुछ मिलती जुलती, कि जब भी किसी को जमानत पे छोड़ने से पहले या फिर पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ने से पहले वो थाने या कोर्ट वाले क्या बताएंगे, इतनी राशि और इतने श्योरिटीज और इन शर्तों पे हम आप अपना बंद पत्र दीजिए, अपना बॉन्ड दीजिए। फिर वो अपना बॉन्ड देगा, फिर बॉन्ड देने के बाद फिर उसको बता देंगे कि इतने टाइम के लिए तेरे को हाजिर होना पड़ेगा, जब तक हम मना ना करें। अगर वो सारी बातें मानता है, वो सारी शर्तें मानता है, तब उसका बॉन्ड ऐसे लिया जाता है। और जमानत के अंदर जो शर्तें होती हैं वो बॉन्ड के अंदर भी लिखी जाएंगी। तीसरी बात ये कहता है कि जिसको ऐसे जमानत पे छोड़ रहे हैं और अगर उसको किसी भी उत्तर यानी किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अगर हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट में अगर हाजिर होना पड़ता है, तो उस चीज उसको बता दी जाएगी कि भैया कल को आपको किसी का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हाजिर होना पड़ेगा। कहीं ये ना कह दो कि मेरी तो तारीख आने से पहले आप मेरे को कैसे बुला रहे हो। जैसे बॉन्ड के अंदर शर्तें लिख दी कि आपको उस तारीख को या उस तारीख को अपनी तारीख पे आपको हाजिर होना पड़ेगा ही पड़ेगा, और बीच में अगर उसको उसका मामला ही कुछ ऐसा है कि उसको क्वेश्चन आंसर के लिए बीच में आना पड़ेगा, तो ये चीज उसको बता दी जाएगी कि भैया तेरे को क्वेश्चन आंसर के लिए आना पड़ेगा, चाहे हाई कोर्ट में बुलाया जाए, सेशन कोर्ट में बुलाया जाए या फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट में बुलाया जाए। और अगर नहीं आया तो यही मान लिया जाएगा कि तूने क्या कर दिया, शर्तें तोड़ दी। चौथी बात ये कहता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट कोर्ट अगर उसको लगता है, जो ऐसे जमानत पे छोड़ रहा है, अगर उसको लगता है कि भाई ये जो गारंटर है ना ये सफिशिएंट है या फिर सफिशिएंट नहीं है, अगर उसको लग रहा है कि ये सफिशिएंट है या फिर इनसफिशिएंट है, पूरे नहीं है, तब ऐसे में उससे क्या ले सकता है, उनसे एफिडेविट ले सकता है। भाई एफिडेविट दो मेरे को इस चीज के लिए कि ये जो गारंटर है ये सफिशिएंट है या फिर नहीं है, और उस एफिडेविट को क्या कर सकते हैं, सबूत के तौर पे वो ले सकता है कि हाँ इन लोगों ने मेरे को एफिडेविट दिया था कि हम इस मामले के लिए सफिशिएंट है। और अगर उस मजिस्ट्रेट को ज्यादा शक हो तो क्या कर सकता है, वो खुद या अपने किसी सबऑर्डिनेट से उस चीज की जांच भी करवा सकता है कि जांच करो, इंक्वायरी करो, ये सफिशिएंट है या फिर नहीं है। आई थिंक क्लियर नहीं होगा फोर्थ पॉइंट। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान के चलो 1 लाख रुपए की जमानत की डिमांड कर ली, भाई 1 लाख रुपए की जमानत दो, 2 लोग जमानती बन के आ गए कि हम 2 लोग मिलके 1 लाख रुपए की जमानत ऐसे दे रहे हैं, ठीक है। अब पर्सन तो 2 आ गए और वो उनकी गारंटी भी दे रहे हैं, पर उनका 1 लाख रुपए का ब्योंत है या नहीं है, क्या समझे दया। अब उनका 1 लाख रुपए का ब्योंत है या नहीं है, तो इस बात के लिए मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उनसे एफिडेविट ले लेगा कि भैया मेरे को एफिडेविट दो कि तुम्हारा बैकग्राउंड है या नहीं है 1 लाख रुपए का। कहीं ऐसे तुम कोई सड़क से उठ के ऐसे आ गया कि सब चलो मैं देता हूँ तेरी जमानत 1 लाख रुपए की, तू 1 लाख रुपए की जमानत तो दे रहा है, तू 1 लाख रुपए का बंदा है या नहीं है, इस बात की मेरे को एफिडेविट दे। फिर उससे उस बात का एफिडेविट ले लिया जाएगा और उस एफिडेविट को सबूत के तौर पर माना जाएगा कि हाँ इसने अपना एफिडेविट पे बयान दिए थे कि मैं इतने रुपए का बंदा हूँ। और अगर वो जांच भी करवाना चाहे, भाई जांच करो, इसने एफिडेविट तो दे दिया, जांच करो 1 लाख रुपए का बंदा है या नहीं है, कहीं ऐसे को कोर्ट को उल्लू बना रहा हो, तो उसकी जांच भी करवा सकते हैं, खुद भी और अपने सबऑर्डिनेट से। क्लियर भाई। देखिए भाई, डिक्लेरेशन बाय श्योरिटीज, श्योरिटीज मतलब जमानतदार, सीधी सी सिंपल सी बात है बाबू। ये देखिए ये देखिए ये देखिए क्या बना दिया मैंने। मान के चलिए 3 एक्यूज हैं जिनको ऐसे जमानत पे छुड़वा रहे हैं, जमानतदार गारंटर आ गया ये, तो जब ऐसी जमानत इनकी देता है तो कोर्ट के अंदर ये घोषणा भी करेगा कि साहब मैं सिर्फ एक बंदे की जमानत दे रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 बंदों की जमानत दे रहा हूँ, मैं तीनों बंदों की जमानत दे रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, घोषणा भी करेगा, बताया भी कोर्ट को कि मैं इन तीनों बंदों की जमानत मैं अकेला दे रहा हूँ, या फिर हम 3 पर्सन एक बंदे की जमानत दे रहे हैं, या फिर हम 4 में से 2 पर्सन इन 2 की जमानत देने के लिए आए हैं और ये 2 पर्सन इसकी जमानत देने के लिए आए, ताकि कोर्ट को पता तो लगे कौन सा बंदा किसकी जमानत देने के लिए आया, फिर कौन सा सभी की जमानत देने के लिए आया, फिर सभी किसी एक की जमानत देने के लिए आए। क्लियर जी। तो जो भी गारंटर कोर्ट में ऐसे आएगा किसी की जमानत लेने के लिए, तो घोषणा करेगा, खुले शब्दों में कहेगा कि जा पना मैं सिर्फ एक बंदे की गारंटी लेता हूं जी, बाकी 2 की गारंटी मैं नहीं लेता। तो क्या करेगा, घोषणा करेगा। और अगर ऐसी कोई घोषणा कोई झूठी कर दे तो भाई, तो उसके लिए आईपीसी के अंदर कौन सा सेक्शन है ये आप मेरे को बताएंगे, और कितनी सजा होती है ये भी आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। और अगर कोई ऐसा जमानतदार डुप्लीकेट बन के आ जाए भाई, तो कोर्ट ने कहा कि अपने किसी रिश्तेदार को जमानती बना के लेके आइए,
और जैसे स्कूलों में लेके जाते थे ना 10 रुपए में पापा बना के ले गए, ऐसे ही अगर कोई डुप्लीकेट किसी को जमानती बना के ले जाएगा तब तब उसको क्या सजा मिलेगी, किस सेक्शन के तहत मिलेगी, ये भी आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो। ठीक है भैया, तो सीखते हैं इससे अगले सेक्शन। और कोई भी डाउट आया तो बेझिझक कमेंट कर दीजिए, और अच्छी लगी हो क्लास तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे शेयर कर दीजिए, नहीं अच्छी लगी तो इसको डिसलाइक कर लीजिए। थैंक यू।